नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। अभी तक आपको चैनल पर हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, शांति शिक्षा, शैक्षिक प्रबंधन सभी की क्लासेस दी जा चुकी हैं। अब आज आपको रोमेश सर द्वारा सामाजिक अध्ययन में चौथी क्लास भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में और जो भी आंदोलन में हुआ है वह सभी आपको बताया जाएगा। यदि आपने अभी तक सामाजिक अध्ययन की कोई क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके वह सारी क्लासेस आप ले सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। आपका एक एक शेयर हमें मोटिवेट करता है नई वीडियो बनाने के लिए। अब आप रोमेश सर के साथ पढ़िए। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में स्वागत करता हूं। हमने 2 क्लास अच्छी तरीके से डिस्कस की हैं। आज तीसरी क्लास है। इसका क्या चैप्टर है? भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। तो देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से आंदोलन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। ज्यादा विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे क्योंकि हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें से चाहे जितना आप बता दो याद कुछ ही मैटर रह जाता है। क्योंकि आप लोगों ने सुना भी होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को रटो सवेरे सफा। तो जितना ज्यादा मैटर हो सके आप पढ़िए, लेकिन याद वो रह जाएगा ही नहीं, तो आप थोड़ा मैटर ही लिख कर आएंगे। कोशिश करिए अपने आप से उसका सन याद रखने का, उसका मेन उद्देश्य, मतलब उस जैसे कोई आंदोलन है उसका क्या क्या उद्देश्य है, वो चीज आप निकाल कर बाहर कर लीजिए। बस उसी से अपनी कहानी बना दीजिए, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन से आंदोलन देखने को मिले। उस टाइम क्या था, 19वीं शताब्दी की अंतिम चौथाई का काल भारत में राष्ट्रीयता के जन्म का काल माना जाता था। उस समय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार हुआ, प्रेस की भूमिका, मध्यम वर्ग का उदय और ब्रिटिश शासन को आर्थिक परिणाम में भारत में राष्ट्रीयवादी आकांक्षाओं को जन्म दिया। राष्ट्रीय चेतना के कारण ही 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारत के महानगरों में अनेक राजनीतिक संगठनों का गठन हुआ, जिससे कई सारे आंदोलन निकल कर बाहर आए। बस हमें यही समझना है कि कौन कौन से आंदोलन इंपॉर्टेंट है। तो पहला आंदोलन क्या निकल कर बाहर आया? बंग भंग आंदोलन। इसमें क्या हुआ देखते हैं। कर्जन की साम्राज्यवादी तथा बांटो और राज्य करो, उसकी नीति क्या थी? बांटो और राज्य करो। उसका मेन मोटो था बंगाल का विभाजन। उसका क्या मेन उद्देश्य था? बंगाल का विभाजन करना। और उसमें बंगाल में उड़ीसा और बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बिहार ये तीनों सम्मिलित थे। इसलिए वो चाहता था कि बंगाल अलग हो जाए। इसलिए उन्होंने बहुत ही कोशिश की बंगाल का विभाजन करने के लिए। अंततः 16 अक्टूबर 1905, ये डेट आप याद रखिए, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। वस्तुतः यह कर्जन का सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी कानून था, जिसका बहुत विरोध हुआ। उसने शीघ्र ही एक आंदोलन का रूप ले लिया। वास्तव में बंगाल विभाजन और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आंदोलन ऐसी बड़ी घटना थी जिन्होंने लॉर्ड कर्जन की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया और साथ ही एक ऐसी राष्ट्रीयता की भावना पैदा की। लोगों में ऐसी भावना पैदा हो गई जो आगामी अनेक वर्षों तक लोगों को प्रेरणा देती रही, और इसने समूचे राष्ट्र में चेतना जगा दी और एकता का भाव पैदा हो गया। सभी भारतीयों में एकता का भाव पैदा हो गया। तो हमें इसमें यह याद रखना है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन जी ने किया था। उसमें कौन कौन से बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे? किस लिए किया था? वो चाहता था कि बंगाल कमजोर हो जाए, उसको अलग कर दिया जाए जिससे वो कमजोर हो जाए। ठीक है, फिर अगला देखते हैं रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट क्या है? इसमें क्या हुआ था? भारत सरकार ने क्या किया था? 1919 में
सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, ये याद रखना, 1919 में सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की, जिसकी सिफारिश पर केंद्रीय विधानमंडल में दो बिल प्रस्तुत किए गए थे। इतिहास में रोलेट बिल के नाम से ये जाना जाता था। इसके अंतर्गत क्या था? अब इसके अंतर्गत क्या था रोलेट एक्ट के? वो ये था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसीलिए इस कानून को एक नाम दिया गया, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। क्या कहा गया? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। इसे काला कानून भी कहकर पुकारा गया। रोलेट एक्ट जनता की स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष कुठाराघात था तथा अंग्रेजी सरकार की बर्बर और स्वेच्छाचारी नीति का स्पष्ट प्रमाण था। तो इससे कुछ पॉइंट बाहर निकल के आ रहे हैं जो अब मैं आपको बताया दे रहा हूं, वो इम्पोर्टेंट है। कब हुआ? 1919 में। किसकी अध्यक्षता में? सर सिडनी रोलेट। फिर इसको और किस नाम से जाना जाता है? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। इसे काला कानून भी कहा जाता था। इसमें क्या होता था? किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर, मतलब संदेह के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। इतना इसका इंपॉर्टेंट है, इतना आप याद रखिए, तुरंत आप रोलेट एक्ट लिख सकते हैं। फिर अगला आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये बहुत ही फेमस हत्याकांड था। अब इसमें क्या है देखते हैं। 13 अप्रैल 1919, क्या डेट है? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक ऐसी घटना हुई जो दिल दहला देती थी, जिसने भारतीय इतिहास की दिशा मोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। 13 अप्रैल को, जो बैसाखी का दिन था, उस दिन क्या किया गया था? सरकार ने कोई भी मीटिंग, सामूहिक पंजीकरण, एकीकरण और जुलूस निकालने का प्रतिष्ठित जितना भी सिस्टम था उस पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था और स्थान पर इसकी घोषणा करवा दी गई थी। पंजाब के नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। सभा के मध्य में ही पंजाब के सैनिक कमांडर जनरल डायल ने क्या किया? सैनिकों को लेकर बाग को घेर लिया। बिना चेतावनी दिए कुछ भी किए, निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसमें क्या हुआ? 100 से अधिक निर्दोष लोग की मृत्यु हो गई और हजारों की संख्या में तो घायल हो गए थे। इसी कांड को देखकर पूरे देश में हाहाकार मच गया। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी सर की उपाधि त्याग दी। कई ऐसे थे, शंकर राम नागर ने भी वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। तो इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट निकल कर आया। 13 अप्रैल 1919 को कहां पर हुआ था? अमृतसर में। क्या कर रहे थे लोग? पंजाब के डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक विशाल सभा जलियांवाला बाग में कर रहे थे। किसने गोली चलवाई थी? जनरल डायर ने। बस इतना सा आपको याद रखना है इसमें। फिर अगला देखते हैं खिलाफत आंदोलन। इसमें क्या था? भारतीय मुस्लिम तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। तुर्की जो था वो अपने मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। क्यों लड़ रहा था? युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञ जो थे उन्होंने कहा था कि भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी तरह का कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया, जिससे भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के प्रति हो गई। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध हुए खिलाफत आंदोलन उस समय जोर पकड़ लिया जब गांधी जी ने उसमें हिस्सेदारी की।
खिलाफत आंदोलन मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में ज्यादा तेजी से फैल रहा था। 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। तो इससे मेन पॉइंट बाहर क्या निकल कर आ रहे हैं कि क्यों किया गया युद्ध? क्योंकि पहले ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने तुर्की को लालच दिया कि उसका वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने उसका विघटन करने का निश्चय कर लिया, इसलिए सभी उसके खिलाफ हो गए। बस ये थोड़ा सा मैटर है, ज्यादा इसमें नहीं दिया गया है, इतना ही आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला है असहयोग आंदोलन। इसमें क्या हुआ? रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर के रूप में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। सितंबर 1920 में कलकत्ता की विशेष अधिवेशन में और पुनः दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में इसका समर्थन किया गया। असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रकटीकरण हुआ। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के 2 मेन पार्ट थे, जिसमें एक रचनात्मक और दूसरा नकारात्मक। तो रचनात्मक कार्यक्रम में क्या था? राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों की स्थापना, अस्पृश्यता का अंत, हिंदू मुस्लिम एकता, स्वदेशी का प्रसार और कतई बुनाई। और नकारात्मक कार्यक्रम में क्या था? सरकारी उपाधियों को त्याग देना, प्रशस्ति पत्रों को लौटा देना, सरकारी कॉलेज, स्कूल, अदालतें, विदेशी कपड़े आदि का बहिष्कार करना। ये सब नकारात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत था। तो असहयोग आंदोलन का मेन मोटो था कि जितने भी कांड हुए हैं, रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, सभी को देखते हुए गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को इस आंदोलन की घोषणा की थी। इसमें नकारात्मक क्या चीज है और रचनात्मक क्या चीज है, ये चीजें आप याद रखेंगे, जिससे आपको ये असहयोग आंदोलन लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर अगला क्या था? चौरी चौरा कांड। इसमें क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक भयानक घटना घटित हुई। उसी को हम चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। इसमें क्या हुआ कि भीड़ में पुलिस के 21 जवान व थानेदार को थाने में बंद करके आग लगा दी गई। चौरी चौरा कांड से गांधी जी क्या हुए? इतने आहत हुए कि उन्होंने शीघ्र ही असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। तो इसका मेन क्या है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में। क्या किया गया था? भीड़ ने क्या किया? पुलिस के 21 जवान और थानेदार को थाने बंद करके आग लगा दी। इसी की वजह से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इतना इसका मेन आप याद जरूर रखेंगे। फिर अगला आता है काकोरी कांड। इसमें क्या हुआ था? अक्टूबर 1924, कितनी डेट थी? अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया? कानपुर में एक संस्था बनाई, स्थापना की उसकी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या नाम था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संगठन का मेन उद्देश्य क्या था? कि लूटपाट की जाए और अपने संस्था में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। आंदोलन की सफलता के लिए शस्त्र और धन एकत्र करने के लिए इन्होंने क्या सोचा कि राजनीतिक डकैतियों सहित राजनीतिक अपहरण व हिंदुस्तान रिपब्लिकन की अनेक शाखाएं स्थापित की जाएं। अब इस उद्देश्य को पूरा करना था। अब इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया? 9 अगस्त, कितनी डेट थी? 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग में के काकोरी नामक स्थान पर, कहां पर था? काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन, क्या नाम था? 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई।
इसमें सरकार का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस समूचे षड्यंत्र का जब पता चला सरकार को तो 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, अशफाक उल्लाह खां थे, रोशन लाल, राजेंद्र लाड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद जी को छोड़कर सभी सदस्यों को की गिरफ्तारी से संगठन का अस्तित्व समाप्त हो गया था। अब इसमें से लगभग लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी, जिससे ये संगठन समाप्त होने के कगार पर था। फिर अगला देखते हैं क्या हुआ, बारदौली सत्याग्रह। इसमें क्या था, बारदौली सत्याग्रह सूरत मतलब ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात के बारदौली तालुके में 1928 में किसानों द्वारा लगान न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। किसान लगान नहीं देना चाहते थे। अब क्यों नहीं देना चाहते थे? क्योंकि लगान जो है ज्यादा कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। लगान जो बढ़ गई थी उसी के विरुद्ध सरकार को उन्होंने एक पत्र लिखा, फिर उसकी जांच करवाने की मांग की। फिर लगान न अदायगी हेतु किसानों को संगठित किया, जो लगान नहीं दे पा रहे थे उन सभी किसानों को संगठित किया और आंदोलन चलाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये सत्याग्रह सफल रहा। इसी सत्याग्रह को देखते हुए गांधी जी ने, बारदौली संघर्ष को देखते हुए गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये मेन पॉइंट आप याद रखना। उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की कब प्राप्त हुई? बारदौली सत्याग्रह में दी गई थी। बारदौली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। अभी हमने बताया महिलाओं की तरफ से, महिलाएं चाहती थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, तब गांधी जी ने उपाधि सरदार जी को दी थी। इसमें क्या था कि लगान जो है वो बढ़ा करके 30% कर दी गई थी, उसी को घटाना चाहते थे। बाद में जब ये सफल हुआ तब इसे घटाकर 6.03% कर दिया गया। पहले क्या था, 30% जब कर दिया गया तब सत्याग्रह हुआ। उसके बाद जब ये सफल हुआ तब इसे घटा करके 6.03% कर दिया गया। फिर अगला आता है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्या है? इसी बीच क्या हुआ, भारतीय सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीयों को एक ऐसे संविधान निर्माण की चुनौती दी जो सभी को मान्य हो। कांग्रेस ने क्या किया, इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। 28 फरवरी 1928 को एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें कितनी संस्थाएं भाग ली? 29 संस्थाओं ने भाग लिया। 10 मई 1928 को बंबई में फिर दूसरी बैठक हुई, जिसमें 8 व्यक्तियों की एक समिति को भावी संविधान की रूपरेखा तैयार करने को कहा गया। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी और सदस्य सुभाष चंद्र बोस, सर इमाम अली, सर तेज बहादुर राय और कई सारे सदस्य थे, बहुत सारे सदस्य थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 1928 में प्रकाशित की, जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रचलित हुई। इस रिपोर्ट में कई सिफारिश आपको देखने को मिलेंगी, जैसे भारत को डोमिनियन स्टेट अधिराज्य का दर्जा दिया जाए। भारत एक संघ होगा जिसके नियंत्रण में केंद्र और द्विसदनीय विधानमंडल होगा। मंत्रिमंडल निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया भरी रहेगी। नागरिकता को परिभाषित करते हुए मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया जाएगा। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की मांग स्वीकार नहीं की गई। ये सारी इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता था। नेहरू रिपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कभी भी पूछा ही नहीं गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो बाय चांस पूछ लिया जाए तो आप लोग कर सकते हैं।
सारी चीजें आप इसकी मेन क्या है, कब हुआ, 28 फरवरी 1928 को एक बैठक बुलाई गई, एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें कितनी संस्थाएं भाग ली, 29। फिर दोबारा से बैठक कब हुई, 10 मई 1928 को। कहाँ हुई, बम्बई में हुई, जिसमें 8 व्यक्तियों की समिति बुलाई गई। उसमें कौन कौन शामिल था, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राय इमाम, सर तेज बहादुर आदि लोग उसमें शामिल थे। फिर इस कब रिपोर्ट दी गई, 1928 में प्रकाशित की गई, जिसे क्या कहा गया, नेहरू रिपोर्ट के रूप में नाम में प्रकाशित किया गया। अब उसकी सिफारिशें एक दो याद कर लीजिए बस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे सभी प्रशिक्षुओं तक यह वीडियो पहुंच सके और वे आसानी से पढ़ सकें। ज्यादा डिस्कस किया गया है बट समझ में सभी को आ जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री में जितना ज्यादा बता दिया जाए उतना ही कम होता है। ज्यादा बताने से कुछ मैटर तो आपके दिमाग में बच ही जाएगा, वो आप बना करके आराम से पेपर में लिख सकते हैं। तो इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हुई है, वहां से जा करके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।